चलिए तो अब मास्टर बजट दिखा देता हूँ आप लोग को। मास्टर बजट में क्या होता है, तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे देखें मास्टर बजट में अगर हम लोग इनकम स्टेटमेंट दिखाना चाहेंगे तो देखिए सबसे पहले हम लोग के पास सेल्स आ जाएगा, इसमें से COGS हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। तो ये सब जो भी एक्सपेंस होता है उसे अगर हम लोग माइनस कर दें तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से इंटरेस्ट एंड टैक्स को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हम लोग के पास हो गया मास्टर बजट। मतलब सिंपली जो हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं उस तरह से यहाँ पे मास्टर बजट बनाया जाता है। तो ये हो गया। अगर यही हम लोग लेते हैं बैलेंस शीट का बजट, तो बैलेंस शीट में हम लोग के पास शेयर कैपिटल हो गया, रिटेन अर्निंग हो गया, फिर जो भी हम लोग के पास एसेट साइड का सारा पार्ट आ जाएगा, लाइबिलिटी साइड का जो हम लोग के पास करंट लाइबिलिटी है, मतलब देखिए जो हम लोग के पास एसेट हो गया, जो भी हम लोग के पास लाइबिलिटी होगा उसे ही हम लोग सिंपली अरेंज करके यहाँ पे दिखा देंगे तो वो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट का मास्टर बजट। तो ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत ही ईजी है। इसके लिए हम लोग के पास जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 दे रखा है वो भी हम लोग के पास काफ़ी ईजी है। तो देखिए इलस्ट्रेशन 6 में क्या दे रखा है हम लोग के पास, फ्लोट ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मास्टर बजट फॉर नेक्स्ट ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हम लोग को मास्टर बजट बनाना है तो इन्फॉर्मेशन जो हम लोग के पास दे रखा है उसके हिसाब से हम लोग को सिंपली बजट बनाना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग के पास क्या दे रखा है आगे, तो सबसे पहले जो हम लोग के पास दे रखा है सेल्स दे रखा है, जिसमें हम लोग के पास सेल्स दे रखा हुआ है, दो तरह का हम लोग के पास यहाँ पे सेल्स दे रखा है, दो तरह का ग्लास का यहाँ पे। उसके बाद हम लोग के पास डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है जो हम लोग के पास 60% ऑफ सेल दे रखा है। उसके बाद हम लोग के पास क्या है, डायरेक्ट वेजेस दे रखा है जो 20 वर्कर के हिसाब से ₹150 पर मंथ का। और ये जो हम लोग बजट बना रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर का, मतलब पूरे 1 साल का, 1 ईयर का हम लोग बना रहे हैं बजट। और ये जो हम लोग के पास एक्सपेंस दे रखा है वो पर मंथ के हिसाब से हम लोग के पास दे रखा हुआ है। अब इसमें क्या बोला, फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग के पास क्या है, इनडायरेक्ट लेबर दे रखा हुआ, फिर हम लोग के पास वर्क मैनेजर दे रखा, फोरमैन का, यहाँ पे तीनों तरह का हम लोग के पास दे रखा है। इनडायरेक्ट लेबर हम लोग के पास फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। इसमें हम लोग के पास दो तरह का एक्सपेंस है, जिसमें वर्क मैनेजर का है, उसके बाद फोरमैन का एक्सपेंस हम लोग के पास दे रखा हुआ जो पर मंथ के हिसाब से गिवन है। फिर स्टोर एंड स्पेयर्स का हम लोग के पास दे रखा है जो परसेंटेज ऑफ सेल्स के बेसिस पे है। फिर डेप्रीसिएशन दे रखा हुआ है जो हम लोग के पास, फिर लाइट एंड पावर का दे रखा हुआ, फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का हम लोग के पास एक्सपेंस दे रखा है। फिर अदर सैलरी एक्सपेंस दे रखा है जो 10% ऑफ डायरेक्ट वेजेज होने वाला है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दे रखा है जो हम लोग के पास 36,000 का है। तो ये सब एक्सपेंस है। तो इसमें हम लोग को सिंपली क्या करना है, जो सेल वाला पार्ट हो गया इसमें से वेरिएबल कॉस्ट का जो भी पार्ट होगा उसे माइनस कर देंगे। फिर जो भी बाकी सारा एक्सपेंस है उसमें वेरिएबल कॉस्ट वाला पार्ट एक, हम लोग के पास फिक्स्ड कॉस्ट वाला पार्ट एक, फिर उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हम लोग के पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। तो ये सारा का सारा पार्ट करके हम लोग सिंपली माइनस कर देंगे और हम लोग का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए मैं सिंपली दिखा देता हूँ आप लोग को। तो देखिए सबसे पहले हम लोग के पास सेल जो कितना दे रखा, तो 6 लाख प्लस 2 लाख, तो 8 लाख का सेल दे रखा, तो हम लोग सिंपली लिख देंगे सेल में दोनों सेल लिख देंगे जो हम लोग के पास कितना, तो यहाँ पे 8 लाख का हो जाएगा। इस सेल्स में से जो नेक्स्ट वाला पार्ट है हम लोग के पास क्या है, मटेरियल का कॉस्ट है जो 60% ऑफ सेल है। तो मटेरियल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो लेस हम लोग के पास हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें मटेरियल कॉस्ट जो कितना है, तो सेल का 60%, सेल हम लोग के पास 8 लाख का तो इसका 60% 480, तो ये मटेरियल का कॉस्ट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग के पास एक्सपेंस है वो क्या दे रखा, तो डायरेक्ट वेजेस का 20 वेजेस हैं, वर्कर हैं 150 पर मंथ के हिसाब से है। तो 20 इंटू अगर हम 150 कर देंगे तो 1 मंथ का हम लोग के पास वेजेस कितना आ गया, तो 3000। अगर पूरे साल भर का निकालेंगे तो इंटू 12 फिर से कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 36,000। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 36,000। तो इससे हम लोग के पास प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट कैसे आ गया, तो जो हम लोग के पास सेल होता है उसमें से अगर हम लोग माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। या सिंपली आप लोग को ध्यान देना है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हम लोग के पास प्राइम कॉस्ट नहीं आता है, ये आता है कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते थे, तो जब हम लोग कॉस्ट शीट सीखे थे तो कॉस्ट शीट में हम लोग क्या करते थे, जो मटेरियल का कॉस्ट होता था, फिर जो हम लोग के पास लेबर का कॉस्ट होता था जिसमें डायरेक्ट लेबर का, फिर जो डायरेक्ट एक्सपेंस का कॉस्ट होता था, ये तीनों मिला के हम लोग के पास क्या आता था, प्राइम कॉस्ट रहता था ना। तो ये प्राइम कॉस्ट हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते तो हम लोग के पास क्या आता था, कॉन्ट्रीब्यूशन आता था। तो देखिए डायरेक्ट मटेरियल हम लोग के पास 4,80,000 हो गया, वेजेस हम लोग के पास 36,000 हो गया। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड करते थे, एक्सपेंस तो हम लोग के पास गिवन नहीं है ना डायरेक्ट एक्सपेंस, तो हम लोग के पास कितना हो गया, तो 5,16,000 ये हो गया। अब आगे हम लोग के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो आगे हम लोग के पास जो है ये फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट लेबर में हम लोग के पास दे रखा, फिर सबसे पहले यहाँ पे वर्क मैनेजर का और उसके बाद हम लोग के पास फोरमैन का। ये पर मंथ के हिसाब से, तो अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ईयर के हिसाब से। तो 500 इंटू 12 कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 6,000। तो फोरमैन का सैलरी हम लोग सिंपली माइनस कर देंगे, जो फिक्स्ड ओवरहेड हो गया, क्योंकि सैलरी तो फिक्स्ड होता है ना, और वेजेस के बेसिस पे होता है तब हम लोग उसे कंसीडर करते हैं कुछ और, बट सैलरी है तो वो क्या होता है, फिक्स्ड वाला एक्सपेंस। तो फिक्स्ड यहाँ पे 6,000। फिर फोरमैन का यहाँ पे दे रखा उसमें 400 इंटू 12 करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, 4,800 का आ जाएगा।
फिर नेक्स्ट में हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है स्टोर एंड स्पेयर्स, तो जितना मशीन चलेगा वो हम लोग के पास यहाँ पे दे ही रखा हुआ है, सेल्स के बेसिस पे दे रखा हुआ है ना। तो जैसे ही परसेंटेज बेसिस पे आ गया, मतलब वेरिएबल वाला पार्ट आ गया, तो स्टोर एंड स्पेयर्स हम लोग के पास कितना है 2.5%, तो ये हम लोग के पास वेरिएबल वाले में आ जाएगा पार्ट में स्टोर एंड स्पेयर। तो हम लोग के पास 8 लाख का सेल था, इसका 2.5 अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 8 लाख का 2.5, तो ये हम लोग के पास आ गया 20,000 का। तो ये वाला पार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट जो हम लोग के पास है वो क्या दे रखा हुआ है, डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन तो फिक्स्ड होता है ना, तो 12,600, तो यहाँ पे 12,600 हम लोग यहाँ डेप्रीसिएशन का लिख दिए। फिर नेक्स्ट जो हम लोग के पास लाइट एंड पावर, ये भी फिक्स्ड है, तो यहाँ पे हम लोग 3,000 लिख देंगे। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है वो क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो ये तो जितना मशीन चलेगा उसके हिसाब से रिपेयर एंड मेंटेनेंस लगेगा, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 8,000, जो वेरिएबल वाला पार्ट हो गया। फिर हम लोग के पास अदर सैलरी दे रखा है 10% 10% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो जो डायरेक्ट वेजेस हम लोग के पास था वो कितना था 36,000, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 36,000 का सिंपली 10% कर देंगे, तो हम लोग के पास कितना आ गया 3600। अब ये सब सारा एक्सपेंस अगर हम लोग माइनस कर देते जो भी फैक्ट्री का एक्सपेंस था, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, वर्क कॉस्ट आ जाएगा। इस वर्क कॉस्ट में से जो भी हम लोग के पास वर्क कॉस्ट है ये आ गया। अब सेल हम लोग के पास पता है, इसमें से अगर हम लोग वर्क कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आ गया, देखिए सेल्स 8 लाख का दे रखा था ना। अब इस 8 लाख में से अगर हम लोग 574 माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 8 लाख, इसमें से अगर हम लोग कितना माइनस करेंगे 574,000, तो ये कितना आ गया 2,26,000। तो ये हम लोग के पास क्या आ गया, ग्रॉस जो हम लोग के पास प्रॉफिट है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब देखिए एक और एक्सपेंस हम लोग के पास गिवन था, कौन सा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस सारा 36,000, तो हम लोग 36,000 को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट। और इसी के साथ ये सम्स भी कंप्लीट हो गया। तो मास्टर बजट में कुछ नहीं होता है, जो हम लोग कॉस्ट शीट बना के है, सिंपली जो कॉस्ट शीट का इन्फॉर्मेशन दे रखा तो हम लोग कॉस्ट शीट यहाँ पे बना देना है। अगर बैलेंस शीट बना करके जैसे हम लोग बैलेंस शीट नॉर्मली बनाते तो उसका इन्फॉर्मेशन दे रखा होता तो हम लोग बैलेंस शीट को यहाँ पे लिख देते। तो यही मास्टर बजट है जो बहुत ही ईजी था। तो आप लोग एक बार खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलिए